दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी तैयार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, आर्थिक नियतिवाद को अपने दर्शन का आधार किसने बनाया है? हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ मेड इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म द बेसिस ऑफ हिज फिलॉसफी? तो आर्थिक नियतिवाद का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा, आप जानते हैं, कार्ल मार्क्स के द्वारा आर्थिक नियतिवाद का सिद्धांत दिया गया है। ये सिद्धांत प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक और अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया और मार्क्स ने तर्क दिया था कि किसी भी समाज की आर्थिक संरचना यानी उत्पादन के साधन ही उसके सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक जीवन को निर्धारित करते हैं और यही जो है आर्थिक व्यवस्था या उत्पादन के साधन, ये समाज की आधारशिला होती है और अधिरचना या सुपर स्ट्रक्चर में जो भी राजनीति, धर्म, कानून, संस्कृति और विचारधारा, ये इसी आर्थिक आधार पर यानी उत्पादन के साधन पर टिकी होती है। तो याद रखिएगा, आर्थिक नियतिवाद को अपने दर्शन का आधार कार्ल मार्क्स ने बनाया है। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरिज्म से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन है धर्म को मान्यता न देना, धार्मिक कार्यों पर प्रतिबंध, सभी धर्मों को समान महत्व देना या नास्तिक होना। तो धर्मनिरपेक्षता एक प्रकार से ऐसी व्यवस्था है जहां पर राज्य या सरकार का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता है और वह धार्मिक मामलों में निष्पक्ष या तटस्थ रहती है। ये सभी नागरिकों को धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देती है, जहाँ पर किसी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। तो अगर पाश्चात्य हिसाब से देखा जाएगा तो ये धर्म को मान्यता न देना, लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो सेकुलरिज्म है ये सभी धर्मों को समान महत्व देना और किसी धर्म को विशेष महत्व नहीं देना शामिल होता है, क्योंकि राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता है और वह धार्मिक मामलों में निष्पक्ष या तटस्थ होता है। लेकिन भारत में ये धारणा है कि सभी धर्मों को समान महत्व देना और किसी भी धर्म को विशेष महत्व या प्रश्रय न देना धार्मिक निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरिज्म में शामिल हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं कि 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो 1857 का जो हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, इसका प्रतीक कमल का फूल और रोटी था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। 1857 के विद्रोह का मुख्य प्रतीक कमल का फूल और रोटी था। कमल पवित्रता और भारतीय संस्कृति का, जबकि रोटी आम जनता की ज़रूरत और एकजुटता का प्रतीक है और इन प्रतीकों के माध्यम से क्रांतिकारियों ने संदेश और क्रांति की योजना गुप्त रूप से जो है ये गांवों तक पहुंचाई थी। कमल हिंदू मुस्लिम एकता और आज़ादी की लड़ाई का प्रतिनिधित्व और रोटी या चपाती भारतीय सैनिकों और किसानों के बीच एकता और सहयोग का प्रतीक थी। अगला प्रश्न है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी सीटीबीटी, कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, इसका संबंध किससे है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके परमाणु अप्रसार, अमेरिका की विदेश नीति, जल संरक्षण या मृदा संरक्षण। तो ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन से संबंधित है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी का संबंध ये सैन्य या नागरिक उद्देश्यों के लिए सभी जगह यानी वायुमंडल, अंतरिक्ष, पानी के नीचे, जमीन के अंदर सभी तरह के परमाणु विस्फोट या परीक्षणों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से है और ये 1996 में ये हस्ताक्षरित बहुपक्षीय संधि है, जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के विकास और प्रसार को रोकना है। और याद रखिएगा 24 सितंबर 1996 से इसे हस्ताक्षर के लिए खोला गया था।
अगला प्रश्न है आनंद, ANAND, आनंद इज रिलेटेड विथ, आनंद किससे संबंधित है? तो ये आसान सा प्रश्न है। आनंद भारत में गुजरात राज्य में स्थित प्रमुख शहर और ज़िला है, और ये आप जान लीजिए कि ये आनंद जो है आनंद ज़िले का प्रशासनिक मुख्यालय है। 1997 में इसे खेड़ा ज़िले से अलग किया गया था, और ये शहर अपनी प्रसिद्ध अमूल डेयरी और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के लिए प्रसिद्ध है। तो ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और अमूल डेयरी के लिए आनंद शहर प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न पर आते हैं। पूछा गया है कि वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन किससे संबंधित है? तो वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण सामान्य रूप से जो पूंजी होती है या कैपिटल होता है उसके राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार निर्बाध प्रवाह को सक्षम बनाता है, जिससे कि निवेश, ऋण और उत्पादन के साधन वैश्विक स्तर पर उपलब्ध होते हैं, और ये पूंजी बाजारों को एकीकृत करके प्रत्येक राष्ट्र की क्षमता और दक्षता को बढ़ाता है। तो ये एक्सपेंशंस ऑफ कैपिटल यानी पूंजी का प्रसार, ये वैश्वीकरण इसी से संबंधित है, क्योंकि वैश्वीकरण ने कैपिटल कंट्रोल को कम कर दिया है और इसने मुक्त पूंजी प्रवाह को या मुक्त पूंजी प्रवाह पर बल दिया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न है आर्टिकल 360 हैज़ बीन इन्फोर्स्ड इन इंडिया, यानी अनुच्छेद 360 का प्रयोग भारत में कितनी बार किया गया है आपको बताना है। तो सही उत्तर कभी नहीं। क्यों? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 ये क्या है? ये है वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 360 में जिस वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है, ये 1950 में संविधान लागू होने के बाद से भारत में कभी भी ऐसी वित्तीय स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है जिसके लिए इस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाने की आवश्यकता पड़ी हो। और आप जानते हैं कि अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय स्थिरता के खतरे के दौरान वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति देता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लियोनार्डो दा विंसी, लियोनार्डो दा विंसी का संबंध किससे है? चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत या नाट्यशास्त्र से? तो लियोनार्डो दा विंसी, इनका समय काल जो है 1492 से 1519 रहा है, और ये जो हैं ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। इनकी जो प्रतिभा थी, ये मोनालिसा के चित्रकार, द लास्ट सफर के चित्रकार रहे, और वैज्ञानिक आविष्कार जैसे हेलीकॉप्टर और टैंक के डिजाइन के कारण प्रसिद्ध हैं। और लियोनार्डो द विंसी ये पुनर्जागरण काल के महान चित्रकार, मूर्तिकार और वैज्ञानिक, इंजीनियर और आविष्कारक रहे हैं। इन्हें इनकी अपार जिज्ञासा और समय से आगे की सोच के लिए जाना जाता है। मुख्य रूप से इनका जो योगदान है वो चित्रकला में है, लेकिन मूर्तिकला, वैज्ञानिक तकनीकी और इंजीनियरिंग में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे। मोनालिसा और द लास्ट सफर, यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ। लियोनार्डो द विंसी की प्रमुख कृतियाँ मोनालिसा और द लास्ट सफर इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जो अपनी तकनीक, रहस्य और भावनाओं के लिए आज भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने सैकड़ों साल पहले हेलीकॉप्टर, उड़ने वाली मशीन और टैंक का डिजाइन प्रस्तुत किया था। वे न केवल चित्रकार, इंजीनियर, शरीर रचना वैज्ञानिक, संगीतकार, भूवैज्ञानिक और मानचित्रकार भी थे। अगला प्रश्न है आधार। आधार किससे संबंधित है आपको बताना है। एकीकृत पहचान पत्र, खाद्य सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन या बैंक खाता से? तो आधार जो है एकीकृत पहचान पत्र से संबंधित है। भारत में आधार कार्यक्रम की शुरुआत जो है औपचारिक रूप से 28 जनवरी 2009 से की गई थी। आधार प्राधिकरण, इसी के आधार को जारी करने वाला प्राधिकरण है UIDAI, यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसके लिए स्थापित किया गया था। और पहला आधार नंबर कब जारी किया गया? पहला आधार नंबर जो था ये जारी किया गया था 29 सितंबर 2010 को। रंजना सोनावड़े जो कि महाराष्ट्र की रहने वाली थी, उनको 29 सितंबर 2010 को पहला आधार
जारी किया गया था। इसकी स्थापना 28 जनवरी 2009 को किया गया था और इसका उद्देश्य नकली पहचान को रोकना और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को सुगम बनाना था। अगले प्रश्न पर आते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है। हु इज़ कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, यानी भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त वंश के सम्राट समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और ये नाम उनको प्रसिद्ध इतिहासकार V.A. स्मिथ के द्वारा दिया गया था। V.A. स्मिथ ने उनकी वीरता, महान सैन्य विजय और कभी न हारने वाले युद्ध कौशल के कारण उन्हें ये उपाधि दी थी और समुद्रगुप्त ने भारत में लगभग 335 से 375 ईस्वी में 45 वर्षों तक शासन किया और गुप्त साम्राज्य को भारत के विस्तृत क्षेत्र में फैलाया था और ये अजेय योद्धा थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 100 से अधिक युद्ध लड़े और कभी हार नहीं मानी थी। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार उन्होंने उत्तर भारत के शासकों को हराया और दक्षिण भारत में भी उनकी पहुंच थी। अगले प्रश्न पर आते हैं कि 1887 में वुडरो विल्सन के द्वारा लिखे गए निबंध का नाम क्या था? तो ये नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये 1887 में वुडरो विल्सन द्वारा लिखा गया लेख था और यहाँ पर देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी दिया गया है, इसको ऑप्शन में मत लगाइएगा। 1887 में जो वुडरो विल्सन का लेख प्रकाशित हुआ था उसका नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और ये एक पत्रिका थी, देखिए, पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली। पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी और इस लेख में उन्होंने राजनीति विज्ञान और प्रशासन को अलग अलग विषय के रूप में मान्यता दी। इसीलिए वुडरो विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फाउंडिंग फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द मिन्नो ब्रुक थर्ड कॉन्फ्रेंस 2008? मिन्नो ब्रुक तृतीय सम्मेलन 2008 की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही उत्तर है मिन्नो ब्रुक सम्मेलन, तृतीय सम्मेलन 2008 की अध्यक्षता रोजमेरी ओ लियरी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी या दूसरा ऑप्शन आपका सही है। थर्ड मिन्नो ब्रुक कॉन्फ्रेंस held in 2008 at Syracuse University to address the future of public administration was chaired and coordinated by रोजमेरी ओ लियरी। तो याद रखिएगा रोजमेरी ओ लियरी के द्वारा मिन्नो ब्रुक सम्मेलन जो है 2008 की अध्यक्षता की गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं कि हेनरी फेयोल का 1916 में प्रकाशित प्रसिद्ध कार्य या ग्रंथ का नाम क्या है? ऑप्शन है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जनरल एंड इकोनॉमिक मैनेजमेंट, जनरल एंड सोशल मैनेजमेंट या जनरल एंड पॉलिटिकल मैनेजमेंट। तो हेनरी फेयोल जो कि फ्रेंच भाषा के लेखक थे, 1916 में उन्होंने जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ऑप्शन एक आपका सही है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916 ये रचना उन्होंने प्रकाशित की थी और ये ओरिजिनली एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल नाम से फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुई थी। तो याद रखिएगा जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट ये हेनरी फेयोल द्वारा 1916 में लिखित ग्रंथ है। अगले प्रश्न पर आते हैं। F.W. टेलर, जिसको साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी का जनक कहा जाता है, आप सभी जानते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के जनक हैं F.W. टेलर। F.W. टेलर द्वारा श्रमिकों को दिए जाने वाली भुगतान योजना का नाम क्या था? टास्क एंड बोनस प्लान, डेली वेज प्लान, पीस रेट प्लान या आहरली वेज प्लान। तो टेलर द्वारा श्रमिकों को दिए जाने वाली भुगतान योजना का नाम पीस रेट प्लान था। पीस रेट सिस्टम था इसके लिए कि कुछ वर्कर्स जो अच्छा काम करते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको हायर रेट पे करने के लिए पीस रेट प्लान ये F.W. टेलर का
श्रमिकों को दिए जाने वाली भुगतान योजना का नाम था, जिससे कि कार्य क्षमता में भी वृद्धि होगी और साथ रहने वाले जो श्रमिक हैं वो भी अधिक कार्य के लिए प्रेरित होंगे। अगला प्रश्न है लोक चयन सिद्धांत पब्लिक चॉइस थियरी के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? पब्लिक चॉइस थियरी के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? हर्बर्ट साइमन, मैरी पार्कर फॉलेट, चेस्टर बर्नार्ड या विंसेंट ऑस्ट्रम? तो सही उत्तर है विंसेंट ऑस्ट्रम, ऑप्शन डी। विंसेंट ऑस्ट्रम ने लोक चयन सिद्धांत दिया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। उन्होंने कहा जब आर्थिक विचारों को किसी चीज़ पर लागू किया जाता है तो उससे दक्षता और तर्कसंगतता उत्पन्न होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रतिनिधित्व नौकरशाही या रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी शब्द को किसने दिया था या किसने गढ़ा था? ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक या डोनाल्ड किंग्सले। ब्यूरोक्रेसी शब्द आप जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी शब्द विंसेंट डी गोर्ने के द्वारा गढ़ा गया था और ब्यूरोक्रेसी पर सबसे अच्छा अध्ययन मैक्स वेबर का है। और लेकिन यहाँ पर प्रतिनिधित्व नौकरशाही या रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी शब्द ये जे डोनाल्ड किंग्सले के द्वारा ये 1944 में गढ़ा गया शब्द है। प्रतिनिधित्व नौकरशाही जे डोनाल्ड किंग्सले क्वाइंड द टर्म रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी इन हिज 1944 बुक ऑफ द सेम नेम, जिसका नाम था रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द ब्रिटिश सिविल सर्विस। तो याद रखिएगा प्रतिनिधित्व नौकरशाही शब्द डोनाल्ड किंग्सले के द्वारा गढ़ा गया और इसी नाम से उनकी पुस्तक थी रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द ब्रिटिश सिविल सर्विस। अगला प्रश्न है कि हु इज नोन एज द डीन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन का डीन किसे कहा जाता है? तो लोक प्रशासन के डीन जो है वुडरो विल्सन हैं। वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का डीन कहा जाता है। देखिए, लेकिन आप देखिए कि डीन ऑफ यूएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका में ही ये शब्द जो है ये विषय उत्पन्न हुआ था। तो डीन ऑफ यूएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये किसको कहा जाता है? तो लूथर गुलिक को। लूथर गुलिक को डीन ऑफ यूएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। और भारत में फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसको कहा जाता है? भारत में तो इंडिया में फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉल एच एपिलबी। पॉल एच एपिलबी को भारत में फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया कहा जाता है और वुडरो विल्सन इज फाउंडिंग फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है एक विषय के रूप में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आते हैं। किस वर्ष में भारत सरकार ने सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए एक प्रशिक्षण नीति निर्मित की थी? इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रेम्ड ए ट्रेनिंग पॉलिसी फॉर सिविल सर्वेंट? तो सही उत्तर 1996 हो जाएगा। भारत सरकार ने सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए 1996 में पहली व्यापक राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति यानी NNTP यानी नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी निर्मित की थी। बाद में इसे जनवरी 2012 में संशोधित किया गया था। तो याद रखिएगा भारत सरकार ने सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए 1996 में एक प्रशिक्षण नीति निर्मित की थी। अगले प्रश्न पर आते हैं कि भारत में प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? भारत में प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज यानी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज। याद रखिएगा हैदराबाद तेलंगाना में प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज है और इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। अगला प्रश्न है किस वर्ष भारत सरकार ने अंशदायी पेंशन योजना लागू की थी? 2004, 2005, 2006 या 2003? तो याद रखिएगा 2004 में। देखिए नेशनल पेंशन सिस्टम इज ए इंडियाज प्राइमरी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम।
मैंडेटरी फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ज्वाइनिंग आफ्टर जनवरी 1, 2004। तो याद रखिएगा 2004 में ये जो एनपीएस सिस्टम ये शुरू की गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सिविल सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का उल्लेख है। तो ये है अनुच्छेद 311 में, आर्टिकल 311। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 में सिविल सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का उल्लेख है और ये अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को उसके पद से बर्खास्त, निलंबित और या पद से हटाने के लिए पहले जांच का उचित अवसर मिलना चाहिए और ये अनुच्छेद उन्हें मनमानी कार्रवाई से सुरक्षा देता है। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 में सिविल सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का उल्लेख है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवा कर्मियों की नियुक्ति कौन करता है, आपको बताना है। तो ये भारत के राष्ट्रपति, याद रखिएगा। अखिल भारतीय सेवा यानी ऑल इंडिया सर्विस पर्सनल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आईएएस, आईपीएस, आईपीएस के, आईएफएस के कर्मियों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत ये नियुक्तियां जारी की जाती हैं और राष्ट्रपति द्वारा इन अधिकारियों को सेवा के लिए नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, जिलाधिकारी का पद कब स्थापित किया गया था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद कब स्थापित किया गया था। तो 1772 में वारेन हेस्टिंग्स, देखिए भारत में जिलाधिकारी का पद 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा स्थापित किया गया था और ये पद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भू राजस्व की वसूली और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाया गया था, जो आज भी भारतीय प्रशासनिक संरचना का प्रमुख ढांचा है या उसका अंग है और इसका उद्देश्य जिले से राजस्व इकट्ठा करना और जिले में कानून व्यवस्था की देखरेख करना था। तो याद रखिएगा 1772 में वारेन हेस्टिंग्स के समय में जिलाधिकारी का पद स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, ब्रिटिश कालीन भारत में किसने स्थानीय स्वशासन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लागू किया था। तो उत्तर है लॉर्ड रिपन। देखिए ब्रिटिश काल में भारत में स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन ने स्थापित किया था और 1882 में उन्होंने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया जिसके तहत स्थानीय निकायों को व्यापक अधिकार और शक्तियां दी गई थीं और रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कब से प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO के नाम से जाना जाने लगा। तो याद रखिएगा ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। 1977 प्रधानमंत्री सचिवालय को 1977 में जो है मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान बदलकर PMO या प्रधानमंत्री कार्यालय नाम दे दिया गया था। इसके पहले ये 2 सितंबर 1946 को नेहरू युग में जो प्रधानमंत्री सचिवालय था उसके नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा कि 1946 से 1977 तक इसका नाम प्रधानमंत्री सचिवालय था, PM सेक्रेटरीट, और 1977 में इसका जो नाम है वो प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO कर दिया गया है। तो मूल नाम प्रधानमंत्री सचिवालय है। अगला प्रश्न है कि किसने पदानुक्रम यानी हायरार्की को स्केलर प्रोसेस कहा था। अभी अभी हमने जो है लोक प्रशासन के अध्ययन में संगठन के सिद्धांत जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि मूनी और रेले विचारक हैं। इन्होंने पदानुक्रम को स्केलर प्रक्रिया कहा है और उन्होंने संगठन में ऊपर से नीचे तक अधिकार के स्पष्ट प्रवाह और सोपानात्मक स्तरों को स्केलर सिद्धांत या स्केलर प्रक्रिया कहा है। स्केलर प्रक्रिया का मतलब सीढ़ी नुमा प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है कि किसके प्रधानमंत्रित्व काल में यूके में नागरिक पत्र या सिटीजन चार्टर लागू किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसके प्रधानमंत्रित्व में यूके में नागरिक पत्र लागू किया गया था। तो सही उत्तर है
जॉन मेजर इनके प्रधानमंत्रित्व काल में 22 जुलाई 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉन मेजर की सरकार द्वारा इसको सिटीजन चार्टर या नागरिक चार्टर लागू किया गया। ये सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता, जवाबदेही और पारदर्शिता में सुधार के लिए शुरू किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम था। तो याद रखिएगा, यूके में जॉन मेजर के प्रधानमंत्रित्व काल में सिटीजन चार्टर को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने सबसे पहले किस वर्ष में सुशासन यानी गुड गवर्नेंस के विचार को आलोकित किया था? 1999, 1990, 1989 या 1991 में? तो सही उत्तर 1989 यानी 1989 में। वर्ल्ड बैंक ने सबसे पहले गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट जो है 1989 की अपने रिपोर्ट सब सहारन अफ्रीका फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल ग्रोथ टू एड्रेस फेल्ड डेवलपमेंट इनिशिएटिव में जारी किया था। तो याद रखिएगा, विश्व बैंक ने 1989 में सबसे पहले सुशासन के विचार को जो है इंट्रोड्यूस किया था। अगला प्रश्न है, ध्यान का विस्तार क्षेत्र यानी स्पैन ऑफ अटेंशन संकल्पना किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन है V.A. ग्रेक्यूनस, लूथर गुलिक, हेनरी फेयोल या हेनरी गैंट। तो सही उत्तर V.A. ग्रेक्यूनस के द्वारा। स्पैन ऑफ अटेंशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्लोजली लिंक्ड टू द स्पैन ऑफ कंट्रोल, और ये जो है V.A. ग्रेक्यूनस के द्वारा इसको पॉपुलर किया गया था लोक प्रशासन में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान का विस्तार क्षेत्र की संकल्पना V.A. ग्रेक्यूनस के द्वारा ये पॉपुलर किया गया था। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अमेरिका में सबसे पहले स्वतंत्र नियामकी आयोग या इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन कब गठित किया गया था? तो सही उत्तर है 1887। देखिए, अमेरिका में सबसे पहला स्वतंत्र नियामक आयोग इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन 1887 में गठित हुआ था और इसका नाम था अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग, जिसे रेल उद्योग में अनैतिक प्रथा और अत्यधिक किराए को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रशासनिक आयोग यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है। तो भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन कहा जाता है, इसका गठन यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ, 5 जनवरी 1966 को किया गया था। और केंद्र सरकार द्वारा लोक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा और सुधार के लिए प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे और बाद में के हनुमंतैया इसके अध्यक्ष बने। और इसी आयोग ने भारत में पहली बार भ्रष्टाचार निवारण और नियंत्रण के लिए लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्थाओं के सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए, क्रिएटिव एक्सपीरियंस के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है एल्टन मेयो, लियोनार्ड द वाइट, L.D. वाइट, हर्बर्ट साइमन या मेरी पार्कर फॉलेट। तो सही उत्तर है कि ये बुक मेरी पार्कर फॉलेट के द्वारा लिखा गया है। मिस MP फॉलेट, मेरी पार्कर फॉलेट के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, क्रिएटिव एक्सपीरियंस। और ये कब प्रकाशित हुई थी? 1924 में इसका प्रकाशन हुआ था। और क्रिएटिव एक्सपीरियंस पब्लिश्ड इन 1924 बाय मेरी पार्कर फॉलेट। और ये मैनेजमेंट थियरी पर एक फाउंडेशनल बुक है। अगला प्रश्न है, सास्टिसफाई शब्द किसने दिया था? हु कॉइन्ड द टर्म सास्टिसफाई? तो सही उत्तर है कि ये शब्द जो है हर्बर्ट साइमन के द्वारा गढ़ा गया है। हर्बर्ट साइमन ने सास्टिसफाई शब्द गढ़ा था। और ये कब गढ़ा था?
1950 में, लेकिन ये पॉपुलर हुआ 1956 में। और ये डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजी जो कि गुड इनफ की धारणा को जो है सस्टिफाइज करता था, उसके लिए ये गढ़ा गया था शब्द। और आप जान लीजिए कि हर्बर्ट साइमन को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। सस्टिफाइज शब्द हर्बर्ट साइमन के द्वारा गढ़ा गया था। अगला प्रश्न है, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखकों का नाम बताइए। री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है प्रशासन पर, और इसके लेखक कौन हैं आपको बताएं। डेविड ऑसबॉर्न, मैं यहाँ पर नाम नोट कर रहा हूँ, डेविड ऑसबॉर्न और टेड गेबलर। डेविड ऑसबॉर्न और टेड गेबलर की बुक है जिसका प्रकाशन 1992 में हुआ था। तो री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, हाउ द इंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट इज ट्रांसफॉर्मिंग द पब्लिक सेक्टर, ये इस बुक का पूरा नाम है। री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, हाउ द इंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट इज ट्रांसफॉर्मिंग द पब्लिक सेक्टर, ये डेविड ऑसबॉर्न और टेड गेबलर की पुस्तक है। तो याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, डेविड ऑसबॉर्न और टेड गेबलर की। तो यहाँ पर डेविड ऑसबॉर्न तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पर टेड गेबलर और डेविड ऑसबॉर्न, यहाँ पर ऑसबॉर्न और टेड गेबलर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। दूसरा ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट ये पुस्तक 1992 में प्रकाशित हुई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि भ्रष्टाचार निरोधी संस्थानम समिति की स्थापना कब हुई थी। तो याद होना चाहिए आपको 1962 में संस्थानम समिति या भ्रष्टाचार निरोधक समिति की स्थापना हुई थी, और इस समिति का गठन लाल बहादुर शास्त्री द्वारा के संथानम की अध्यक्षता में किया गया था। भ्रष्टाचार निरोधी समिति यानी प्रिवेंशन ऑफ कमीशन, ये कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, ये 1962 में गठित हुई थी। और इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। CVC या केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। किस पड़ोसी देश में एक संयुक्त सेवा प्रणाली स्थापित है। नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार और पाकिस्तान। तो सही उत्तर पाकिस्तान हो जाएगा। और रिसेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के अंतर्गत साउथ एशिया में पाकिस्तान ने एक यूनिफाइड सर्विस स्ट्रक्चर जो है 2025 में स्थापित किया है। तो याद रखिएगा भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में एक संयुक्त सेवा प्रणाली स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, यूके में मास्टरमैन समिति 1948 क्यों गठित की गई थी। वाई वाज मास्टरमैन कमेटी 1948 सेटअप इन यूके। ऑप्शन है सिविल सेवकों के राजनीतिक अधिकार, सिविल सेवकों के मानवाधिकार, सिविल सेवकों के आर्थिक अधिकार, या फिर सिविल सेवकों के प्राकृतिक अधिकार। तो सही उत्तर है सिविल सेवकों के राजनीतिक अधिकारों के संबंध में अध्ययन के लिए मास्टरमैन समिति का गठन किया गया था। और द 1949 मास्टरमैन कमेटी रिपोर्ट ऑन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ सिविल सर्वेंट एस्टेब्लिश्ड क्रूशियल गाइडलाइंस फॉर ब्रिटिश सिविल सर्विसेज। तो याद रखिएगा ये जो है पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए या सिविल सेवकों के राजनीतिक अधिकारों के परीक्षण के लिए मास्टरमैन समिति गठित की गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। संसद में लोकपाल विधेयक सबसे पहले कब प्रस्तुत किया गया था। तो 1968 में, और ये था 9 मई 1968,
याद रखिएगा दोस्तों, भारत की संसद में लोकपाल विधेयक सबसे पहले 9 मई 1968 को चौथी लोकसभा में पेश किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया था। 1969 में ये लोकसभा में पारित हुआ था, लेकिन राज्यसभा में पारित न होने के कारण कानून नहीं बन सका था और अंतिम में ये लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 16 जनवरी 2014 को लागू किया गया था। लोकपाल शब्द याद रखिएगा LM सिंघवी यानी लक्ष्मीमल सिंघवी के द्वारा 1963 में गढ़ा गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में मंत्रिपरिषद के कार्य आवंटन कैसे होते हैं। तो भारत में मंत्रिपरिषद के कार्य आवंटन राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 77 के द्वारा होता है, लेकिन राज्यों की बात करें तो अनुच्छेद 166(3) के अंतर्गत 166(3) के अंतर्गत यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि भारत में मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी का कार्यकाल कब उदित हुआ था। When did the office of Chief Secretary evolved in India? तो सही उत्तर 1799 ऑप्शन डी। देखिए, भारत में मुख्य सचिव का पद 1799 में ब्रिटिश शासन के दौरान किसके समय, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा अस्तित्व में लाया गया था और ये पद जो था राज्य प्रशासन में सर्वोच्च रैंक के अधिकारी का था, जो राज्य सचिवालय का नेतृत्व करता है और मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है। इस पद का सृजन ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान प्रशासनिक कार्यों के समन्वय के लिए किया गया था। तो भारत में मुख्य सचिव का कार्यकाल 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में लाया गया था। ये राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो आमतौर पर मोस्ट सीनियर IAS ऑफिसर होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है व्याख्यात्मक ढंग से हल किया है, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे मुख्य रूप से PGT, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट JRF आदि के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।